दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और घर पर रह कर के आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 12th के बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। आपका ये जो समय है जो आपको घर पर स्पेंड करना है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल अपने नोट्स बना करके आप उसको स्पेंड करें। ठीक है, अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने नोट्स से ही हमको एक आइडिया मिलता है जब उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते जाइए, एंजॉय करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और इससे पहले मैं 2-3 लेक्चर आपको दे चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two charges. It is a system of two charges which are equal in magnitudes but opposite in nature. ठीक है ना? If we take one positive charge, one negative charge, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? Q है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? Q है, बट कैसा है? माइनस है। कैसा है? माइनस है। तो इन दोनों चार्जेस को अगर एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए, यहाँ पर ये 2 वे हमने लिया है, कहीं किन्हीं बुक्स में ये D भी मेंशन करा गया है, किसी बुक में ये 2D भी मेंशन किया गया है, या X R जो भी डिस्टेंस एक्चुअली में है ये डिस्टेंस ही। ठीक है ना, हम 2A यहाँ पर इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके आगे के कुछ डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशंस के एनालिसिस में इसको आसानी से यूज किया जा सके, इसलिए वी आर टेकिंग दिस 2A। ठीक है ना, तो दिस 2A इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगेन इफ वी डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक चार्ज Q है, एक चार्ज माइनस Q है, और ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल और ऑपोजिट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक बहुत छोटी डिस्टेंस है जिसको कि हम लोग 2A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हमने पढ़ा है तो हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करते हैं P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A से। ठीक है ना, व्हाट इज P हियर? P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसे डिफाइन किया गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इफ वी मल्टीप्लाई एनी वन ऑफ द चार्ज हियर and the distance between these two charges, then we will get electric dipole moment। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में इसका कई जगह यूज होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का। और क्योंकि आप देख रहे हैं हमने इसके ऊपर एरो भी लगाया हुआ है, इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट भी इसकी आप लिख सकते हैं, क्या होगी यूनिट? चार्ज के लिए कूलम होती है और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट शुड हैव अ डायरेक्शन आल्सो। व्हाट डायरेक्शन? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ध्यान से समझना है सभी को। ठीक है ना, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 2 एक्सप्रेशंस हैं, 2 डेरिवेशंस हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। किससे? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है, देखते हैं क्या है वो डेरिवेशंस।
टॉपिक क्लियर है ना? क्या टॉपिक है? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, उसकी एक्सिस पर, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत मजा आने वाला है इस डेरिवेशन को करने में. ठीक है, देखिएगा. क्यू माइनस क्यू, सेंटर ऑफ द डाइपोल O. अब समझ में आ रहा होगा आपको हमने 2a क्यों लिया था? ताकि हम आसानी से इस डिस्टेंस को a में और a में डिवाइड कर सकें. अब इस डाइपोल के सेंटर से, यानी यहां से, इसकी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट क्या कंसीडर किया? P. क्या पॉइंट लिया? P. और ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से? मान लीजिए r डिस्टेंस पर. कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है. तो वेयर इज द पॉइंट P? पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. देखिए, इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. होगा या नहीं होगा? पढ़ा है ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q/r². ओके, और इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी हमको. कैसे पता लगाएंगे एरो? ये E1 किसके लिए? Q के लिए, माइनस Q के लिए? अरे भाई, अगर हम देखते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं. पॉजिटिव के लिए क्या होता है? डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है, और नेगेटिव के लिए डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी. पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी. है ना? जरा फिगर समझिए, एक सेकंड में. है, मैं पानी पीता हूं. हाँ, तो फिगर समझ में आ रहा है? ये है पॉजिटिव चार्ज Q, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी. ठीक है ना? इसलिए ये डायरेक्शन है. ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी, तो ये इनवर्ड्स बनाइए. क्लियर है ना? देखिए, हम एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं. इसकी थ्योरी फॉर्म आप लिख लीजिएगा कि लेट अस कंसीडर अ डाइपोल having equal and opposite charges Q and minus Q separated by a distance 2a. From its center at a distance r, we have taken a point P where we need to calculate the expression of electric field. ठीक है ना? देखिए, कैसे लिखा? समझ में आया ना ये बात? इलेक्ट्रिक फील्ड due to this negative charge, if we will write, then what formula? KQ upon distance square. K as it is constant, charge here it is minus, that's why I applied minus here. What is distance? From here till here, if I calculate the distance, how can we calculate? ये R है, ये A है, तो इस R में से अगर हम A माइनस कर देंगे तो क्या ये डिस्टेंस हमको पता लग जाएगी? देखिए क्या लिखा हमने, R माइनस A का होल स्क्वायर. क्लियर ना? सिमिलरली अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या होगा? E2 इज इक्वल्स टू KQ अपॉन डिस्टेंस R प्लस A का होल स्क्वायर. भाई, इस वाले चार्ज Q के लिए डिस्टेंस कितनी है? A ये और R ये, तो डिस्टेंस का स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर.
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, के तो कॉमन है दोनों में से, E1 की वैल्यू क्या है, माइनस का Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए क्या है Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, Q कॉमन ले ले, इसको पहले लिख लेते हैं, सही है, इस पोर्शन को पहले लिख दिया, इस वाले को बाद में लिख दिया, सॉल्व कर लीजिए इसको, R माइनस ए का होल स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये प्लस होगा, ठीक है, माइनस का R प्लस ए का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ठीक है, के एक्सपेंड कर दीजिए इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये आपका जब साइन एक्सपेंड करेंगे तो ये भी आपका कैसे हो जाएगा, माइनस का 2RA, ये 2RA और 2RA कितना हो जाएगा 4RA, इसमें माइनस साइन होगा, बाहर निकाल लेते हैं, देखिए इस माइनस साइन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस साइन एक्चुअली इस बात का इंडिकेशन है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, टुवर्ड्स नेगेटिव है या टुवर्ड्स पॉजिटिव है, या हम ये भी समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इसमें कौन सा चार्ज जो है वो इस पॉइंट P के पास में है, तो जो भी चार्ज पॉइंट P के पास में होगा ऑब्वियसली उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर उसी तरीके से सॉल्व किया है, अगर आप माइनस Q को यहाँ पर ले लेंगे प्लस Q को यहाँ पर लेंगे, या फिर आप E1 और E2 की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आसानी से पॉजिटिव आ जाएगा, डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वैल्यू है, ठीक है ना, साइन है, समझ में आ रहा अभी को, देखिए Q इंटू 2A क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट, क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और इसको हम लिख देंगे यहां पर, मैंने कहा माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो E इज इक्वल्स टू के Q, अब Q इंटू 2A की जगह पर तो P लिख देंगे, तो ये Q लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 2R और अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ये होल स्क्वायर, ठीक है, के की जगह पर 1/4πε0, ठीक है, 2P R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्या किया हमने, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्चार्ज कैलकुलेट किया,
और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कैलकुलेट किया और उनको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने पर जो जो वैल्यूज थी हमने वैल्यूज अप्लाई करी, जो वैल्यूज कॉमन आ रही थी उनको कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद में हमने फर्दर उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है इस फॉर्म में। ठीक है ना, ये तो रही आपकी बेसिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इसका स्पेशल केस हमको लिखना हो, क्या लिखना हो? स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब ये हुआ कि अगर ये आर की वैल्यू ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, किससे? ए से, मतलब ये पॉइंट पी बहुत दूर लिया गया हो, किससे? इस डाइपोल से। उस केस में क्योंकि ए तो ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू है, अब अगर ये आर के साथ में कंपेयर करी जाएगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस ए को जीरो कंसीडर कर देंगे। कंडीशन क्या है स्पेशल केस की? इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो क्या हो जाएगा? ये ए यहाँ पर जीरो हो जाएगा आर के कंपैरिजन में, आर के रिस्पेक्ट में। तो ये एक्सप्रेशन देखिए क्या हो जाएगा? करेक्ट है ना? करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? आर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी। तो क्या अगर हम एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दें 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो क्या ये सही होगा? यस, एग्जैक्टली सही होगा। ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, दिस एक्सप्रेशन इज E इज इक्वल्स टू 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एक बार थॉरली आप अपने नोट्स में देखते रहिए, आप यहाँ बोर्ड पर देखते रहिए, लेकिन इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर दो चार्जेस कंसीडर करे, Q और माइनस Q। मैंने पहले ही बताया हम माइनस Q और Q भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, ओनली इट विल चेंज द साइन हियर, दैट्स इट। ठीक है, तो Q और माइनस Q we have taken here, separated by a distance 2a from the center of the dipole. We have taken a point P, where on the axial line, on the axis of this electric dipole। और भी कितनी दूरी पर ली हमने? r डिस्टेंस पर ली। तो हमने क्या करना है? अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कैलकुलेट करेंगे। और ये किस फॉर्मूले से? इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक फॉर्मूले से। क्या है बेसिक फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का k q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वजह से फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूले को हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर दिया, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। k q वैल्यूज अप्लाई कर दी, जो कॉमन आनी थी वैल्यूज उनको कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद में हमने इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया इस तरीके से। जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल आउट कर दिया, और इसके बाद में 2RA दैट इज 4RA। इस 4RA को हमने ब्रेक कर दिया। कैसे? इस 4 को 2 इंटू 2 में ब्रेक किया, तो एक 2 A के साथ में चला गया और एक 2 आपका R के साथ में आ गया, तो ये हो गया आपका 2A इंटू 2R। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये Q इंटू 2A जो आपका होगा, ये Q इंटू 2A जो आपका होगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला फर्दर लिख दिया, इसके बाद में उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर आपको लिख करके बताया था। इसका स्पेशल केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस क्या है? इफ द पॉइंट P इज टेकन वेरी 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 फार फ्रॉम द डाइपोल, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ R is greater than A. In this way A can be neglected in with respect to R. ठीक है, तो नेगलेक्ट करने के बाद में ये केस हमारे पास आता है, जो कि ये प्रूफ करता है इट इज E is equals to 2p/4 pi epsilon naught R cube. So that was the expression for electric field on the axis of an electric dipole, या on the axial line of an electric dipole. ठीक है, अभी नेक्स्ट रिविजन करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है ना, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, देखिए ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन है आपका एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का मतलब है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हियर एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले तो इस फिगर को समझना होगा हमको। ठीक है, इस फिगर के बाद फिर इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना शुरू करेंगे हम। ये एक डाइपोल है जिस पर एक तरफ चार्ज Q और एक तरफ चार्ज माइनस Q है।
दोनों को सेपरेट किया गया एक डिस्टेंस 2a से, इसका सेंटर पॉइंट O है, तो ये डिस्टेंस आपकी a और a हो जाती है। इसके बाइसेक्टर से, डायपोल के बाइसेक्टर से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया, ये r डिस्टेंस से इस पॉइंट पर हमने पॉइंट लिया P, और इसी पॉइंट P पर हमको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी तो ये E2 हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी तो ये E1 हमने कंसीडर कर लिया। इसके बाद में इस E1 के लिए हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, ये आपका थीटा एंगल हो गया। E1 के लिए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो इट बिकम्स E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। ऐसे इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। पता ही ना आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इस वाले एंगल के साथ ही बनता है, तो ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा यहाँ पर है, और ये E1 और E2 sin थीटा आपके यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस पॉइंट P पर आपका ये फिगर हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहाँ पर ड्रॉ करे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमको जो चार्ज का जो साइन है, नेगेटिव साइन, जो कि हमने एक्सियल लाइन में लिया था, वो यहाँ पर नहीं लेंगे। अदरवाइज देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों साइन नहीं लेंगे। If this distance is a, that is r, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी वही डिस्टेंस हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस से। तो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के क्यू और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, E1 का मतलब ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और डिस्टेंस क्या है इसकी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। क्लियर है? यहां पर आ जाइए, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, भाई डिस्टेंस में तो कोई चेंज है नहीं। अब मुझे बताइए, अगर ये माइनस ले लें हम यहाँ पर और ये प्लस ले लें यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, क्या आंसर जीरो नहीं आएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल जीरो नहीं होता। अब इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना आपको बताएंगे, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन इसका कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कैलकुलेट कर रहे हैं और ऑलरेडी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बेसिस पर इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, सेम है? ठीक है, क्या एंगल में कोई चेंज है? नहीं है, दोनों एंगल्स कैसे हैं, थीटा है। तो क्या ये E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, they are working on the same line of axis, equal and opposite? Will they cancel each other? Yes, E2 sin theta and E1 sin theta will cancel each other. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है, इस रस्सी को आपने यहां से पकड़ के खींचा और आपने यहां से पकड़ के खींचा, दोनों ऐसे करके ऐसे बराबर बराबर फोर्स से खींच रहे हैं या बराबर बराबर मैग्नीट्यूड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स की वैल्यू वो तो इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगा ना, सेम लाइन ऑफ एक्सिस पर हो जाएगा ना, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपके ये दोनों ही आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होंगे वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स, E1 का कौन सा मैग्नीट्यूड हम यूज करेंगे, E1 cos थीटा, sin थीटा नहीं। क्यों? क्योंकि sin थीटा कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से E2 का भी कौन सा हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूज करेंगे, E2 cos थीटा, sin थीटा नहीं। अगर E1 और E2 बराबर बराबर हैं, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख दूं, कोई डाउट है क्या आपको? नहीं।
E1 cos थीटा E2 cos थीटा, क्योंकि बराबर बराबर, दैट्स वाई ट्वाइस। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी चाहिए, ये ले लो, चाहिए ले लो, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, अरे पढ़ी नहीं है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगी बताइए, इक्वल्स टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल्स टू के, टू आपका एज इट इज रहेगा, के की जगह पर 1/4πε0। 2 को मैं इसके साथ में लिख रहा हूं यहां पर k इंटू ए के साथ में मैं 2a लिख रहा हूं अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। ध्यान से समझिए क्या किया हमने यहाँ पर, k की वैल्यू अप्लाई करी, q एज इट इज लिखा, इस 2 को a के साथ लिख दिया, 2a हो गया, अपॉन में यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 1/2, इट बिकम्स 3/2। अब बार बार बताना है क्या, q इंटू 2a बिकम्स p, यानी कि डायपोल मोमेंट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। ठीक है, क्या आपका एक्सप्रेशन डिराइव हो गया, आगे क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ आगे हम ये करेंगे स्पेशल केस, और यहां पर भी स्पेशल केस क्या होगा, क्या होगा, अरे वही जो पिछली बार में था, r इज ग्रेटर देन a। इस r की वैल्यू a के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो a विल बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू r। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू p अपॉन 4πε0, a इज नेग्लेक्टेड, ये स्क्वायर और ये अपॉन 2 विल कैंसिल, तो इट बिकम्स ओनली r क्यूब। और अगर आपके अपर बिल्डिंग में कुछ है तो अब आप E एक्सियल और E इक्वेटोरियल को डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। याद करिए क्या फॉर्मूला था वो, स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4πε0 r क्यूब। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन का क्या आया, E इज इक्वल्स टू p अपॉन 4πε0 r क्यूब, यानी कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है, किससे, इक्वेटोरियल प्लेन से। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार जरा दिमाग की घोड़े को फिर से दौड़ाइए और फिर समझिए कि इक्वेटोरियल प्लेन का एक्सप्रेशन कैसे होगा। लुक एट द बोर्ड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। Before we start the derivation of this electric field intensity on the equatorial line of an electric dipole, let us draw a figure in which we have taken an electric dipole separated by a distance 2a from its perpendicular bisector at a distance r. We have considered a point P, and at that point P only we are going to calculate the expression of electric field. Look at the figure. At that point P, due to individual charges, there will be an electric field E1 and E2, whose rectangular components if we draw, we will get here E1 cos theta and E1 sin theta. Similarly, E2 cos theta and E2 sin theta. By symmetry, we can see in the figure, E2 sin theta and E1 sin theta will cancel each other. They will cancel each other. So, only the magnitude of electric field on the equatorial line of an electric dipole can be calculated by the expression of horizontal component of electric field due to both the charges. Correct? यानी कि E is equals to E1 cos theta plus E2 cos theta. The values of E1 and E2 are equal only. We have seen here. ठीक है? If we apply the values, that becomes twice of total electric field multiplied by cos theta. What is the value of cos theta? Based upon hypotenuse value you apply, you will get here k, that is 1/4πε0,
Q as it is, 2 can be added, 2 can be used with A, becomes 2A, Q into 2A becomes P, expression is here. Special case, when R is greater than A, then A can be neglected. As with respect to R, A is neglected, तो E is equals to P upon 4 pi epsilon naught R cube. तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशंस पढ़े. एक तो डेरिवेशन पढ़ा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका एक्सप्रेशन क्या था, E इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. और इक्वेटोरियल लाइन का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा जिसमें एक्सप्रेशन निकल करके आया स्पेशल केस के साथ, E इज इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. आज छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद में आज की क्लास को हम यही बाइंड अप कर देंगे. फिर इस चैप्टर की जान, इस चैप्टर का दिल, वो पढ़ेंगे हम. क्या? गॉस थ्योरम. क्या पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम. ठीक है ना. तो आज का लास्ट टॉपिक हम और पढ़ते हैं, इसके बाद में फिर हम आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे. ठीक है, देखिएगा. जो अगला एक्सप्रेशन है हमारा वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले टॉपिक समझते हैं क्या है, उसके बाद में इसको डिराइव करते हैं. टॉपिक ये है कि अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर किया जाए तो उस डाइपोल पर क्या फर्क पड़ेगा. अगर किसी डाइपोल को एक सर्टेन एंगल से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंसीडर किया जाए तो जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे वो यही एक्सप्रेशन होगा. क्या? टॉर्क ऑन अ डाइपोल. उस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा. ठीक है ना. अभी भी मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा था, जैसे कि अगर हम टैप को ओपन या क्लोज करना चाहते हैं तो हम टैप को ओपन या क्लोज जब करते हैं तो इन दोनों एजेस पर हम इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये टैप आपकी अपनी एक्सिस पर इस तरीके से घूमने लग जाती है. ठीक है ना. तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा कि अगर किसी भी डाइपोल को, अगर इसको हम डाइपोल मान लें, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एंगल से, सर्टेन एंगल थीटा से अगर रखा जाए तो इस डाइपोल में जो प्रोड्यूस होगा टॉर्क, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा. ठीक है ना. देखिए, अगर हम इक्वल, अपोजिट और सेम लाइन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेट वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी. लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर डाइपोल को कंसीडर कर रहे हैं एक सर्टेन एंगल पर, तो देखिए उसका एक्सप्रेशन क्या निकल करके आता है. फिगर जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर ड्रॉ किया. ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ड्रॉ किया यहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और उसमें हमने थीटा एंगल से इस डाइपोल को कंसीडर किया जिस पर चार्ज माइनस Q और Q है. दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो तो इट बिकम्स E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0 हमने पढ़ा है या F अपॉन Q हमने पढ़ा है. तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो क्या आपका ये Q इंटू E हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा भाई, किसी भी चार्ज को अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर करते हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू QE ही तो होगा. होगा या नहीं होगा. यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल्स टू QE लगेगा. यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल्स टू माइनस QE लगेगा. टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं हम? बाय कैलकुलेटिंग द एल्जेब्रिक वेक्टर सम. और जरा ऐड तो करिए QE और माइनस QE को, 0. ठीक है ना. एक बात सामने निकल करके आती है, द टोटल फोर्स ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज 0. इज ऑलवेज 0. एक और बात निकल करके आती है, द टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज 0. एक तरफ चार्ज Q और एक तरफ चार्ज माइनस Q, तो टोटल चार्ज भी कितना हुआ? 0. एक मार्क्स में आ जाता है कभी कभी एग्जाम में. व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन अ डाइपोल? 0. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल? 0. ठीक है. इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम फोर्स को 0 कंसीडर करते हैं. टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, आपके सबसे फेवरेट चैप्टर में, चैप्टर 7 में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में. मुझे पता सबका फेवरेट है. चलिए, तो जो लैंग्वेज है वो मैं लैंग्वेज आपको बार बार नहीं यहाँ पर लिखूंगा, बता दूंगा आपको. नोट्स में आपको मिल जाएगी कि लेट अस कंसीडर अ डाइपोल हैविंग अ चार्ज Q and माइनस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 एंड ऑल. ठीक है.
हम डायरेक्ट वहां पर पहुंचते हैं जहां से हमको डेरिवेशन डिराइव करना है। अगर ये डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ये डाइपोल इक्वल, अपोजिट और अलग अलग लाइन ऑफ एक्सिस में लगने वाले फोर्सेस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। अगर ये सेम लाइन ऑफ एक्सिस में होता तो जीरो होता, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक थीटा एंगल से डाइपोल को रखा गया है, ठीक है ना। तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्सिस होंगी वो अलग अलग होंगी, देखिए ना, अलग अलग होंगी, लाइन ऑफ एक्सिस नहीं होंगी अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर ये जो डाइपोल आपका होगा ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। और इसका मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। क्या मतलब होता है? टर्निंग इफेक्ट। और यही टर्निंग इफेक्ट तो क्या होता है? टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फोर्स है? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई ये आपका 2a हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2a। अरे अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर लोगे तो कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर? साइन थीटा से ही तो निकालोगे। तो ये आपका हो जाएगा 2a साइन थीटा। और इफ यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट देन Q into 2a is P. ये Q into 2a क्या हो गया? P. E as it is और sin theta. तो don't you think that this tau is equals to P sin theta? एक बार और एग्जाम आपकी इंटेलिजेंसी का. If you remember the vector product of two vectors, then can I write this tau vector is equals to P vector cross? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पाया ना आपने. डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता अगर ये डॉट होता तो, लेकिन ये क्रॉस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा. अच्छा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? दो स्पेशल केस पढ़ लिए, इसमें स्पेशल केस ना पढ़े, है ना. तो इसका स्पेशल केस क्या होगा? अगर थीटा 0 है तो आप सभी को पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या टाउ भी कितना आएगा? 0 आएगा. कितना आएगा? 0. कोई टॉर्क नहीं लगेगा. अगर थीटा की वैल्यू 180 है तब भी टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा. तब भी कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा. अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो टाउ लगेगा. कितना? मैक्सिमम लगेगा. P is sin 90 और sin 90 1, तो क्या लगेगा? टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू E. सही है ना. 3 नाम भी लेते हैं इसके. अगर थीटा 0 है तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है. कौन सी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम. न सिर्फ 0 बल्कि इफ थीटा इज 0 और थीटा इज 180, बोथ द कंडीशंस आर सेड इक्विलिब्रियम कंडीशन. थीटा इक्वल्स टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इक्वल्स टू 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज. तो अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ डाइपोल, देन व्हेन द थीटा इज 0, that means when the dipole is placed in the direction of electric field, that time only theta will be 0. In that situation it is called stable equilibrium. ठीक है. आज हमने आपको बहुत मतलब भर का पढ़ा दिया है. आपके पास रिवीजन के लिए मतलब भर का स्टेप हो चुका है. तो आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि आप आज की क्लास को न सिर्फ ध्यान से पढ़ा होगा आपने, बल्कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे. बिना रिवीजन के इन टॉपिक्स के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना. जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, जितना आप इसको अपने पेन से डिराइव करेंगे, चेक करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि मिस्टेक्स या क्वेरीज कहाँ पर आ रही है. ठीक है ना. तो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट. थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग. लेट अस हैव दिस लॉकडाउन पीरियड यूटिलाइज फॉर अस. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.